अभी आपने हमने देखा होगा कि मैंने ये कहा कि आईबीपीएस एग्जाम्स जो है वो ना इंडिया की सबसे इजीएस्ट एग्जाम है। अब इस थॉट के पीछे जब मैं ये कह रहा हूँ कि एक इजीएस्ट एग्जाम है, तो अगर आपको इस बात को समझना तो हमें इसके बैकग्राउंड में जो वो बहुत सारी चीजों को समझना पड़ेगा। तो अब मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। मतलब ये एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग को लेके होगी कि अगर देखा जाए ना तो किसी भी एग्जाम को पास करने का जो सबसे इजीएस्ट वे है आपके पास, वो है उस एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग। कि अगर हम उस एग्जाम के सारे एस्पेक्ट्स को समझते हैं, हम जानते हैं कि एग्जाम हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हो, हमें उन एक्सपेक्टेशंस को कैसे पूरा करना है, तो ये पूरी प्रोसेस जो है वो बहुत आसान हो जाती है। इनफैक्ट ये रियलिटी जो है वो अभी आपको थोड़ी टाइम में फील होने वाली है कि जो मैंने वर्डिंग्स काम में ली इस एग्जाम है, और इसको पास करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है। भले ही टीचर्स हो गए या हमारे इकोसिस्टम में जो लोग हो गए वो हमें ये बोलते होंगे कि यार बहुत टफेस्ट एग्जाम है और इसको पास करने के लिए आपको बहुत टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सारी गलतफहमी जो है वो आपकी दूर होने वाली है। इनफैक्ट आपके जो मेंटल डाउट्स हैं, जो इस प्रिपरेशन जर्नी में आपने फील किए होंगे कि अगर आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं तब की बात है, और अगर आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको इस एग्जाम को लेकर नए पर्सपेक्टिव्स मिलने वाले, जो आपकी इस जर्नी को बहुत आसान बना देंगे और बहुत छोटा भी बना देंगे। तो इसके लिए मैंने जो प्लान किया वो है एक सीरीज, मतलब 8-7 वीडियोज की एक सीरीज होगी, जिसमें हार्डली 15-20 मिनट की वीडियोज होंगी, जो इस एग्जाम के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने वाले हैं। अब देखो हम कुछ चीजें जो है वो जानने वाले हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि सबसे इजियर वे जो एग्जाम को पास करने का होता है वो होता है उस एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग। अब अगले एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें, तो आपको जो है वो कुछ चीजें जो डीपली समझनी पड़ेगी कि आईबीपीएस एग्जाम्स और बाकी एग्जाम्स में जो वो डिफरेंस क्या है। कि अगर बाकी किसी एग्जाम की बात करें, जैसे आप एसएससी की बात करें या रेलवे एग्जाम्स की बात करें या कोई स्टेट एग्जाम्स की बात करें, तो वो काम करते हैं रिजेक्शन क्राइटेरियाज पे। कि अगर सपोज करो कि अगर 1 लाख बच्चों ने जो उस एग्जाम के लिए अप्लाई किया है और हमारे पास वैकेंसीज 100 है, तो ध्यान रखना कि वो जो वर्क प्रोफाइल है, जो उनका काम है, मेनली जो वो क्लरिकल जॉब्स है, तो वो किसी से भी करवाया जा सकता है। इनफेक्ट वो सारे जितने भी 1 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं, वो सारे वो काम कर सकते हैं। बट आप सभी 1 लाख लोगों को सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो उनको 100 को ही सिलेक्ट करना है, तो वो एक एग्जाम कंडक्ट करते हैं और उसमें जो टॉप पे रहेगा उनको रख लिया जाता है और बाकी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। वहां इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसके पास कितनी स्किल्स हैं, क्योंकि वहां स्किल्स उतना बड़ा क्राइटेरिया नहीं है। बट अगर आप आईबीपीएस एग्जाम्स की बात करें, तो ये पूरी तरीके से आपकी स्किल्स का टेस्ट है। ये आपको रिजेक्शन पे काम नहीं करता, ये सिलेक्शन पे काम करता है कि अगर आपके पास वो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं जो उस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए, और अगर वो आपके पास अवेलेबल है, तो बस आपको एक फॉर्म भरने की जरूरत है। और फॉर्म भरने के बाद ये बात कंफर्म है कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, आपको जानबूझ के सिलेक्ट किया भी जाएगा। और यही इस एग्जाम की रियलिटी है, और यही जो है वो इस एग्जाम को यूनिक बनाती है। भले ही टीचर्स कुछ बोलते हैं या पब्लिक कुछ बोलती है कि ये बहुत टफ एग्जाम है, बट रियलिटी जो है वो उसकी कंप्लीटली डिफरेंट है। आने वाले टाइम में जो है वो आपको ये सारी बातें क्लियर होने वाली है। तो इस पूरी सीरीज में जो है मैं बात करूंगा इसके सारे एस्पेक्ट्स के बारे में, जितने भी इसमें सब्जेक्ट्स आते हैं उनकी प्रिपरेशन के बारे में, और आपकी जो मेंटल थॉट्स हैं या जो थॉट प्रोसेस है, या जो आपकी प्रिपरेशन जर्नी है, वो क्या होनी चाहिए। तो पहले जो आईबी आज हम जो बात करने वाले हैं वो है कंप्लीटली आईबीपीएस का पर्सपेक्टिव, कि आईबीपीएस आपसे क्या उम्मीद करता है। तो पहले आप इस बात को समझना कि आईबीपीएस में जितने भी टीम मेंबर्स हैं, वो एक पर्टिकुलर फील्ड से आते हैं, और वो है साइकोलॉजी। या तो वो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है, या फिर वो साइकोमेट्रिक टेस्ट में एक्सपर्ट है, और इन्हीं दोनों फील्ड से मैं भी आता हूँ। तो अगर देखा जाए तो हम एक ही बिरादरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं है पूरे आईबीपीएस के पास। मतलब ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं है कि मैथ्स का पेपर बनाने के लिए मैथ्स का कोई एक्सपर्ट है, रीजनिंग का पेपर बनाने के लिए कोई रीजनिंग का एक्सपर्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी एग्जाम्स में क्या होता है कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पेपर बनाते हैं। उसमें प्रोसेस बहुत सिंपल है कि हमने एक पेपर डिजाइन किया, उसमें जिनके मार्क्स ज्यादा होंगे उनको रखा जाएगा और जिनके कम होंगे उनको बाहर कर दिया जाएगा। बट यहाँ चीज वो नहीं है। दूसरा, ये आईबीपीएस एग्जाम्स जो है वो ना हर एस्पेक्ट में जो वो रिफाइन होती हैं। आप जो वो कोई खास सिमिलरिटीज नहीं देखेंगे कि जो इस साल एग्जाम होगी जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम होने वाली है, उनमें बहुत वेरिएशंस हैं। ये ग्रेजुअली जो है वो खुद को इम्प्रूव करते हैं। और दूसरा, इनफैक्ट जो आईबीपीएस का कंसेप्ट है वो जीमेट से कॉपी किया गया है। जीमेट एक एग्जाम है जो स्किल्स को टेस्ट कर रही होती है, वो सेम प्रोग्राम यहाँ पे भी है। अब देखो, अगर इस बात को यूं देखा जाए कि अगर जैसे पीओ एग्जाम्स हैं, कि अगर आपके पास वो मैनेजरियल स्किल्स हैं जो किसी पीओ के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन जो है कंफर्म होने वाला है।
दूसरा जो है वो पीएसयू बैंक्स की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत खास बात है यहाँ पे कि अगर आप किसी भी सीईओ को देखेंगे वहां पे, मैं आज अभी के प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा, उससे पहले भी जितने रहे हैं उससे आगे भी जितने रहने वाले हैं, वो सब अपनी जर्नी को, जो बैंकिंग जर्नी है, उसको एक सिंपल पीओ से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, किसी पीओ को अगर आप इन फ्यूचर सीईओ बनाने वाले हैं, या मैं यूं कहूं कि आप जनरल मैनेजर की पोस्ट को क्रॉस करवाने वाले हैं, तो उनमें ना कुछ स्किल्स होनी चाहिए। और इस एग्जाम को बहुत इस वे में रिफाइन किया गया है कि हम उन स्किल्स को, जो फ्यूचर में हमारी रिक्वायरमेंट है, उनको हम प्रेजेंट में टेस्ट करने वाले हैं। तो अब आपके पास वो स्किल्स है तभी आप उस पर्टिकुलर पोस्ट तक पहुंच सकते हैं, वरना आप जा ही नहीं पाएंगे। आप उस सीईओ बनाने के लिए आप किसी रेंडम बंदे को हायर नहीं कर सकते, जो पता चलेगा कि क्लर्क बनने लायक भी नहीं है, तो वो फ्यूचर में हम सीईओ के लिए डिफाइन कर रहे हैं उसकी स्किल्स को। तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल गलत होगा। तो वो सारी स्किल्स जो है वो प्रेजेंट टाइम में ही टेस्ट की जाएंगी आप पे। अक्सर आपने देखा होगा कि इसमें 3-4 सब्जेक्ट्स आते हैं, बट ध्यान रहे ये सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं है, ये कंप्लीटली जो है वो आपकी स्किल्स का टेस्ट है। इनफैक्ट ये साइकोमेट्रिक टेस्ट है जो आपकी स्किल्स को असेस करता है। दूसरा, ये एग्जाम बहुत रिफाइंड एग्जाम है, और हर जो नई एग्जाम आती है वो पुरानी वाली एग्जाम से ज्यादा रिफाइंड होती है। इनफैक्ट आपने इस बात को भी नोट किया होगा, आपने सुना भी होगा कि यार आईबीपीएस एग्जाम्स में जो फ्रिक्वेंट चेंजेज होते हैं, जो पहले एग्जाम्स होती थी, जो आज एग्जाम हो रही है, उनमें रात दिन का फर्क है। तो चीजें जो वो यहाँ पे इसी बेसिस पे है। तो अब देखो, 2-3 एस्पेक्ट्स इसके बारे में मैंने बात की अभी, कि पहला था आपके पास कि इसको साइकोलॉजिस्ट डिजाइन करते हैं, कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट डिजाइन नहीं करता। अब देखो एक और बात है, प्रेजेंट डेट की अगर मैं बात करूं, तो इनफैक्ट मुझे कहना तो नहीं चाहिए, बट ये बहुत ही दुख की बात है, स्पेशली बैंक के जो लोग हैं उनके पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो, कि अगर इस सेक्टर में, स्पेसिफिकली मैं पीओ की बात कर रहा हूँ, कि अगर 10,000 वैकेंसीज निकाली जा रही है, तो आप ये मान के चलिए कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो 2,000 लोग भी फुलफिल नहीं कर रहे। बाकी जो 8,000 लोग हैं उनको तो जबरदस्ती लिया जा रहा है, क्योंकि हमारे पास उतनी वैकेंसी जो उनको फुलफिल करवाना है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। बट जो रिक्वायर्ड स्किल्स है वो ढूंढ पाना आईबीपीएस के लिए बहुत मुश्किल काम हो रहा है एज ऑन डेट। और यही एक वजह है कि आपने देखा होगा कि मेंस की जो कट ऑफ है बहुत नीचे जा रही है। अब नीचे जा क्यों रही है, उसके पीछे क्या से आप ये कह सकते हो कि चीजें जो वो बहुत टफ होती हैं इसलिए कट ऑफ नीचे होती है। रियलिटी जो है उसकी कंप्लीटली डिफरेंट है। उन एस्पेक्ट्स पे भी हम धीरे धीरे करके बात करेंगे। एक दूसरा एस्पेक्ट जो है वो मैं आपको बाकी चीजों पे डिस्कस करूं उससे पहले बता दूं कि एसबीआई पीओ की अगर मैं बात करूं, तो बहुत सारे लोगों के लिए ड्रीम जॉब है। अगर आप भी बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप भी सोचते हैं क्या, मेरा जो फर्स्ट टारगेट है वो एसबीआई पीओ का है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 30% लोग, अराउंड 25 to 30% के आसपास लोग जो होते हैं, वो या तो सिलेक्शन होने के बाद, फाइनल सिलेक्शन के बाद, या तो वो ज्वाइन ही नहीं करते, और अगर वो ज्वाइन करते हैं तो वो 1 साल के अंदर रिजाइन कर जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इतने लोग मतलब इतनी अच्छी जॉब के लिए रिजाइन क्यों कर रहे हैं। अगर आप किसी और से पूछोगे तो वो आपको जो वो इसके पीछे ये कहेगा कि ये जो वर्क प्रोफाइल है वो बहुत टफ है, बहुत स्ट्रेसफुल जॉब्स है। आप किसी से भी पूछोगे तो आपको यही कहते हुए मिलेंगे, बट रियलिटी फिर से डिफरेंट है। अब ये वो लोग हैं जो ड्रॉप कर रहे हैं या वो ज्वाइन ही नहीं कर रहे, जिन्होंने क्या किया, एग्जाम आई, फॉर्म फिल किया और बहुत थोड़ी सी नॉर्मल प्रिपरेशन की। उनकी सेल्फ एनालिसिस की एबिलिटीज बहुत स्ट्रांग है। उन्हें पता है कि इस एग्जाम में जो चीजें आ रही है उसमें से मेरे पास अवेलेबल कितनी है, मैं कितने एस्पेक्ट्स को जानता हूँ, मेरी नॉलेज कितनी है, और कितना सा पार्ट मुझे इम्प्रूव करना है। और उनका जो सोचने का वे है वो थोड़ा डिफरेंट है बाकी कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में। और पता चलता है कि वो एग्जाम में जाते हैं और पास हो जाते हैं। तो वो इस बात को जानते हैं कि वो हम लाइफ में जो वो कुछ अच्छा कर सकते हैं तो हम पहले वो ट्राई कर लेते हैं, और अगर हम नहीं कर पाए तो इस एग्जाम को जो है वो कभी भी पास कर सकते हैं। और यही एक हार्ड नोन फैक्ट है जिसको आप बदल नहीं सकते। वो स्ट्रेस की वजह से रिजाइन नहीं कर रहे। आप खुद से सोचो, आप जो 3 साल के लिए प्रिपेयर करते हो, आप अपनी जी जान लगा देते हो, और उसके बाद आप बैंक में जाके ड्रॉप कर दोगे, तो कोई चांस नहीं उस बात का। वो ड्रॉप करने वाले जो लोग हैं उनकी ब्रीड ही डिफरेंट है। इनफैक्ट हम इंडियंस में जो एक बहुत बड़ा इश्यू है, और वो है कि हम मीडियोक्रेटी को सेलिब्रेट करते हैं। हमें लगता है कि यार कोई बंदा 5 साल में सिलेक्ट हुआ है तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं कि यार 5 साल की मेहनत लगी। और हम एग्जाम को भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जज करते हैं, यार इस एग्जाम के लिए 5 साल चाहिए होते हैं। आप यूट्यूब पे एक वीडियो देखते हैं जिसमें वो बच्चा कह रहा होता है कि मुझे 5 साल लगे, बस आप पागलों की तरह तैयारी करते रहो। आपको प्रिपेयर करते हुए 2 साल हुए, आपको लगता है कि अभी भी आपके पास 3 साल बचे हुए हैं, और आप जो वो किसी भी एस्पेक्ट पे फोकस नहीं करते। बस आपको लगता है कि यार प्रिपेयर करना चाहिए, हमें कंटिन्यूअसली जो वो हार्ड वर्क करना चाहिए और हम पास हो जाएंगे।
जो कि एक बहुत मुश्किल टास्क है। हो सकता है कि आप लोगों के पास इतना पेशेंस हो, तो वो एक अलग अलग इश्यूज है। तो आईबीपीएस की अगर मैं बात करूं, जैसे 2011 में ये स्टार्ट हुआ था, तो पहले जो एग्जाम्स थे वो सिंपल एस्पेक्ट्स थे, क्योंकि इनके पास भी जो उसको रिफाइन करने के वेज अवेलेबल नहीं थे। बट उसके बाद क्या हुआ कि जितने भी लोग सिलेक्ट हुए, बैंकिंग से उनके फीडबैक्स जो मिले, जो एग्जाम प्रोसेस थी, जो क्वेश्चंस थे, उन सबको इन्होंने ग्रेजुअली इंप्रूव किया, सारे एस्पेक्ट्स को। अब जैसे इनिशियली आप देखा जाए तो एक सिंगल एग्जाम थी, कोई प्री एंड मेंस नहीं था। उसके बाद फिर 14 से जो उन्होंने स्टार्ट किया प्री और मेंस। प्री की भी अगर हम बात करें तो कंबाइंड टाइम था वहां पे 1 घंटे का। अब उस कंबाइंड टाइम में इश्यूज क्या है, मतलब इंप्रूवमेंट प्रोसेस देखना इनकी, कि उस कंबाइंड टाइम में जो इश्यूज थे वो क्या थे। कि नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम थे, कि 30 आपके पास इंग्लिश के हैं, 35 मैथ्स के और 35 रीजनिंग के हैं। अब जो 30 इंग्लिश के क्वेश्चन थे, इश्यूज उनके साथ थे, कि अगर कोई एक बच्चा जो इंग्लिश बैकग्राउंड के साथ आता है, तो उन 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो हार्डली 15 मिनट की होगी। बाकी जो दो सब्जेक्ट्स के 70 क्वेश्चंस बच गए, उसमें उसके पास अवेलेबल होंगे 45 मिनट्स। बट वही एक बच्चा अगर ऐसे बैकग्राउंड से आता है जहां पे इंग्लिश का कोई खास कंसर्न नहीं है, वो किसी हिंदी लैंग्वेज से आता है या वो किसी लोकल लैंग्वेज से आता है, उसको उन इंग्लिश के 30 क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए ही 25 मिनट चाहिए। उसके बाद भी स्कोर्स उसके उतने अच्छे नहीं होंगे। तो बाकी जो 70 क्वेश्चन है उसके लिए उसके पास टाइम बचता है हार्डली 35 मिनट्स। तो इसमें क्या हुआ कि एक डिफरेंशिएशन क्रिएट हो गया, मतलब आप यूं कह सकते हो कि कुछ बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होना स्टार्ट हो गया। इन्होंने इस बात को काउंटर करने के लिए बहुत सिंपल काम किया, कि तीनों सब्जेक्ट्स के लिए 20-20 मिनट कर दिए। और इंग्लिश के लिए ध्यान रखना कि 30 क्वेश्चन के लिए इन्होंने 20 मिनट रखा। जो आपको कहीं ना कहीं ये लगता होगा क्या 30 क्वेश्चन में 20 मिनट देना जो अन्याय है, बट इन्होंने क्या किया कि जो इश्यूज था वहां पे इक्वेलिटी का, जो लोकल लैंग्वेज के बंदे थे वो जो इंग्लिश वाले थे, उनके बीच के उस दर्द को खत्म कर दिया। उसके बाद ग्रेजुअली इस बात को और समझना कि शुरुआत में जो इंग्लिश का एक ट्रेंड था, जो हम अक्सर चारों तरफ देखते हैं, वो क्या था कि इंग्लिश बेस्ड होती है वोकेब पे और ग्रामर पे। अब फिर से सीन वही क्रिएट हो रहा था कि अगर आप ग्रामर एंड वोकेब पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, तो जिसका बैकग्राउंड इंग्लिश का उसके लिए वो आसान है, क्योंकि उसकी हैबिट का ही वो एक पार्ट है। बट कोई अगर एक नया बच्चा प्रिपेयर कर रहा है उस बात के लिए, तो उसको ग्रामर और इंग्लिश को इंप्रूव करने में बहुत टाइम लगेगा। अब वोकेब आप अचानक से उसका रट्टा नहीं मार सकते, और इनको वो लोग चाहिए ही नहीं थे, मतलब इनको स्किल्स चाहिए थी। इनको वो लोग नहीं चाहिए थे कि यार वो रट्टा मारते रहे, क्योंकि कुछ चीजें जो है वो आप लाइफ लॉन्ग सीखते हो। तो वहां भी क्या था कि कुछ लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, जिनके पास वो सारी मैनेजरल स्किल्स थी जो बैंक को चाहिए थी। बट वो क्या रहा था कि उनकी वोकेब टफ नहीं थी, और हम किसी बच्चे को इसलिए वोकेब पे नहीं लगा सकते कि यार हमारी रिक्वायरमेंट है, तो उनकी वो रिक्वायरमेंट थी ही नहीं। तो इन्होंने ग्रेजुअली क्या किया कि इंग्लिश का जो सेक्शन था उससे उन्होंने वोकेब को भी हटा दिया। जैसे पहले आप क्लोज टेस्ट में देखते थे तो बहुत टफर वोकेब होती थी, आपको मीनिंग ही नहीं पता होंगी, उन्होंने गायब कर दिया उस पूरे एस्पेक्ट। इन्होंने ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स थे जो बहुत टफ थे, मतलब बहुत डीप ग्रामर की रिक्वायरमेंट होती थी, उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया, वो पूरा एस्पेक्ट ही बदल दिया। तो अब अगर आप कंपेरेटिवली देखेंगे, जो 15-16 के आसपास जो इंग्लिश का पेपर होता था और जो प्रेजेंट में होता है, उसमें रात दिन का फर्क है। अब भले टीचर्स क्या बोलते हैं मेरा वो कंसर्न नहीं है, मैं आपको साइकोलॉजिकल एंगल समझाने वाला हूँ इस एग्जाम के बारे में। इन्होंने सेम प्रोग्राम जो है वो मैथ्स और रीजनिंग के साथ भी किया। इन्होंने जैसे क्लर्क एग्जाम्स की अगर हम बात करें, तो पहले क्लर्क की कट ऑफ जो थी प्री की, वो बहुत कम होती थी, अराउंड 50-55 के आसपास होती थी। तो उसमें क्या था कि वो लोग भी पास हो जाते थे, मतलब जो एक बच्चा था वो सीधा उठ के आया, वो ठीक ठाक जानता है मैथ्स वैथ्स, सिंपल कैलकुलेशन से कोई बड़ा इशू नहीं है, तो वो आराम से 50 to 60 स्कोर कर लेता था। वो जो मेंस एग्जाम थी वो लॉजिकल थी। अब कोई बच्चा बिना पढ़े हुए प्री क्वालिफाई कर रहा, उसके पास उतने लॉजिक्स थे, वो मेंस भी पास कर जाता। तो पता चलेगा कि वो हार्डली 1 महीने की प्रिपरेशन में जो बैंक में क्लर्क की पोस्ट पे पहुंच गया। और जब वो जॉब को स्टार्ट करेगा, तो वो खुश हो ही नहीं सकता उसमें, कि उसके पास वो पेशेंस नहीं है रिपीटेटिव वर्क करने का। तो पता चला कि वहां पे जो ड्रॉप रेट्स थे क्लर्क में, वो 30 to 40% पहुंच गए थे, कि जो लोग बैंक में ज्वाइन करने के बाद ड्रॉप कर जा रहे थे। और हर एक चीज की कॉस्ट होती है, तो उन्होंने इस पूरे पैटर्न को ही बदल दिया। उन्होंने कहा कि अब हम इसकी कट ऑफ्स को इंक्रीज करने वाले हैं, तो उन्होंने कट ऑफ को 70 to 80 पहुंचा दिया। अब क्या होगा, हाँ आपको सारे टॉपिक्स आने चाहिए, आपको स्पीड भी फास्ट होनी चाहिए वन लाइनर्स के लिए। और ये काम वही लोग कर पाते हैं जिनके पास डेली जो है वो 12 आवर्स की सिटिंग कैपेसिटी है बैठ के पढ़ने की और रिपीटेटिव वर्क करने की।
वो जो 2-3 साल से लगे हुए हैं। तो अब क्या होता है कि क्लर्क में जो है वो ड्रॉप रेट्स कम हो गई। सेम एस्पेक्ट पीओ के साथ भी था। इन्हें पीओ एग्जाम्स में वो लोग नहीं चाहिए जो 2-3 साल से तैयारी करते जा रहे हैं। क्या करेंगे उनका लेके, क्योंकि उनके पास वो कॉमन सेंस नहीं है। तो इन्होंने पीओ एग्जाम्स को उसी एस्पेक्ट पे डिजाइन किया है। आप अक्सर सुनते होंगे यार क्लर्क और पीओ एग्जाम्स में क्या डिफरेंस है, तो लोग बोलेंगे कि पीओ एग्जाम्स टफ होती है, क्लर्क एग्जाम आसान होती है। बट ये फैक्ट नहीं है। रियलिटी जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। क्लर्क एग्जाम्स जो है वो अलग स्किल्स को टेस्ट करती हैं, पीओ एग्जाम्स आपकी अलग स्किल्स को टेस्ट करती हैं। दोनों के लिए जो रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल्स है वो डिफरेंट है। और इस बात को आईबीपीएस मेंशन भी करता है नोटिफिकेशन में भी। अगर आप देखोगे तो क्लर्क एग्जाम के लिए जो सब्जेक्ट नेम्स हैं वो जो पीओ एग्जाम्स के लिए सब्जेक्ट नेम्स हैं वो डिफरेंट है। इसके बाद इन्होंने बहुत सारी चीजें चेंज की। तो मैं उन सारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में क्या क्या चेंजेस हुए वो हम तब बात करेंगे जब हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट प्रिपरेशन पे आएंगे। मतलब जो नेक्स्ट वीडियोज हमारे पास होंगे उसमें हम डिस्कशन करने वाले। तो इसमें ना आपको एक बात उम्मीद कर रहा हूँ कि थोड़ी सी समझ आई होगी कि ये आपके स्किल्स की टेस्टिंग है। मतलब स्किल्स को टेस्ट करने के लिए इन्होंने इस एग्जाम को रिफाइन करते गए। अभी जैसे एक सिंपल एस्पेक्ट और देखें, जैसे सपोज करो कि कोई फ्यूचर बैंक का जो वो सीईओ है, तो जब उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था तो क्या आपको लगता है कि उन्हें जो है वो उस नोटिफिकेशन को पढ़ने के लिए किसी गाइड की रिक्वायरमेंट हुई होगी? मतलब कोई गाइड उनको ये एक्सप्लेन करे कि इस नोटिफिकेशन में इतनी वैकेंसीज हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं। आपको लगता है कि टाइप का कोई बच्चा जो वो सीईओ की पोस्ट तक पहुंच सकता है, फिर बैंक की टॉप पोस्ट तक पहुंच सकता है? और हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है तो टीचर स्टार्ट होते हैं बोर्ड पे, इतनी वैकेंसीज है, ये सब्जेक्ट है, इतना इतना टाइम है, और हम उनकी तरफ देख रहे हैं, हम अपना 1 घंटा बर्बाद कर रहे हैं, जबकि जो काम नोटिफिकेशन पढ़ने का 5 मिनट का था। तो आप समझो इस बात को यार, आपको जो वो स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी, अगर आपने उन स्किल्स को इंप्रूव कर लिया तो इसमें कोई दो राय नहीं, आपको पास होने से कोई नहीं रोकने वाला है। मुझे आज भी याद है वो 2011 का इंसिडेंट, जब मैंने फर्स्ट टाइम आईबीपीएस स्टार्ट भी हुआ था, मैंने फर्स्ट टाइम वो एग्जाम भी दी थी। नो डाउट मैं तब भी जॉब कर रहा था, तो ऐसे तो कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं कि मैं बैंक को ज्वाइन करूंगा, इस बात के कोई चांसेस थे भी नहीं। बट एग्जाम से जो वो एक दिन पहले की बात थी कि एक बैंक ऑफ बड़ौदा के जीएम रिटायर हुए थे और मैं उनकी जो है वो रिटायरमेंट पार्टी में था। नेक्स्ट एग्जाम था तो मुझे ये भी नहीं पता था कि इस एग्जाम में आता क्या है, क्योंकि फॉर्म फिल किया था, बस बात उतनी थी। फॉर्म फिल करने की पीछे की वजह जो थी वो भी बहुत सिंपल थी, क्योंकि मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट था और मैं इस साइकोमेट्रिक टेस्ट को जज करने के लिए, या साइकोमेट्रिक टेस्ट होते कैसे हैं, डिजाइन कैसे करते हैं इस बात को, और वो एक वजह थी कि मैंने फॉर्म फिल किया। तो जब मैंने उनसे पूछा, मुझे लगा कि यार सबसे बढ़िया एडवाइस जो मुझे ये बंदा दे सकता है जो ऑलरेडी बैंक में जीएम तक पहुंचा हुआ है और इन्होंने भी अपनी जर्नी को पीओ से स्टार्ट किया है। मैंने उनसे पूछा कि कल मेरी एक एग्जाम है, ऐसा कुछ नाम है आईबीपीएस पीओ, और इसमें क्या आता है? तो उन्होंने का जो रिप्लाई था वो ये था कि तुम्हारे पास जो मैनेजरल स्किल्स कितनी है। मैंने कहा कि मैनेजरल स्किल्स में कोई कमी नहीं है, इनफैक्ट जो गवर्नमेंट है मुझे बैंक पीओ से ज्यादा पे कर रही है प्रेजेंट डेट में भी। तो बोला कोई दिक्कत नहीं है, तुम चले जाओ, एग्जाम में तुम पास हो जाओगे, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। और ये रियलिटी थी कि जब मैंने नेक्स्ट डे एग्जाम दिया तो मेरे स्कोर्स जो है वो बहुत हाई थे, क्योंकि वहां ऐसा कुछ था ही नहीं जिसके लिए आपको प्रायर प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी। अब इस एग्जाम की जो है मैं आपको एक और रियलिटी बताने वाला हूँ कि हमें ये अक्सर लगता है कि यार मैथ्स में ये चीजें इंप्रूव कर लेंगे, वो इंप्रूव कर लेंगे तो चीजें बदल जाएंगी। ध्यान रखना, ये एग्जाम आपकी नॉलेज को टेस्ट नहीं करती। आपको हो सकता है कि ये बात फील हो, मेरी बातें थोड़ी वियर्ड भी लगे, बट आप विथ टाइम जो है वो, मतलब जैसे मैं आपको यूं कहूँ कि जो हमारी सीरीज की 2-3 घंटे का टाइम है, अगर आप उसको देखते हैं तो आप जब इस रियलिटी को असेस करेंगे, आप थोड़ा सा खुद को एनालाइज करेंगे, तो आपको हर एक एस्पेक्ट क्लियर हो जाएगा कि मेरी कही हुई एक एक बात जो है वो फैक्ट है इस एग्जाम को लेके। तो जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी हाइप क्रिएट कर रखी है लोगों ने, जो भी गलतफहमियां इस बात को लेके, इस एग्जाम को लेके, वो सारी क्लियर हो जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उम्मीद करूंगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और इन वीडियोज को जो वो कंप्लीटली देखेंगे। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे मैथ्स पढ़ें या बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ें, वो मेरा कंसर्न नहीं है। तो उस एग्जाम में मैं बहुत आसानी से पास हो गया। उसके बाद मैंने इस एग्जाम को कंटिन्यूअसली दिया इसी बात को असेस करने के लिए ये साइकोमेट्रिक टेस्ट को डिजाइन कैसे किया जाता है, क्योंकि मेरी फ्यूचर फील्ड वही होने वाली थी। इनफैक्ट मैंने कॉर्पोरेट्स को जो है वो इस बारे में बहुत गाइड भी किया है। इनफैक्ट जो कुछ कॉर्पोरेट टेस्ट भी बनाए जो स्किल्स को असेस करते हैं। जो आपने देखा होगा कि कॉर्पोरेट अगर किसी कॉलेजेस में जाते हैं तो वो एक टेस्ट ले रहे होते हैं, तो वो साइकोमेट्रिक टेस्ट डिजाइन करने में मैंने बहुत सारे लोगों की हेल्प की है इस मामले में।
तो ये एग्जाम में पूरी तरीके से वैसी है, ये आपकी नॉलेज को असेस नहीं करती, ये असेस करती है आपकी स्किल्स को। अब यहाँ जो हम देखते हैं, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सारी चीजें, ये सिर्फ एक मीडियम है उस बात को असेस करने के लिए। तो यहाँ जो टेस्ट पेपर होगा वो उसी वे में डिजाइन किया जाता है, और उसमें रेगुलर चेंजेस इसीलिए किए जाते हैं कि आप जो वो चीजों का ना तो रट्टा मार सकते हो, ना ही आप ये सोचो कि हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो उससे हम इस एस्पेक्ट को इंप्रूव कर जाएंगे। तो वो क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ गलतफहमियां होती हैं। अब देखो, अब रियलिटी जो है वो जैसे मैंने कहा था थंबनेल में कि ये सबसे इजीएस्ट एग्जाम है। ये सबसे इजीएस्ट एग्जाम तब है जब आपके पास वो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं। स्किल्स की अगर मैं बात करूं तो क्या, डिसीजन मेकिंग, आप डिसीजंस लेने में फास्ट हैं। अगर आप नहीं है तो आप इस बात को इंप्रूव कर सकते हैं, जो आने वाले सेशंस में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इंप्रूव होंगे। आपकी लॉजिकल एंड एनालिटिकल, कि आप चीजों के बारे में कितना लॉजिकली सोचते हैं। आप जो है वो, जो लॉजिक और एनालिसिस तो ठीक है, आप चीजों को जो वो रियल लाइफ से कितना कनेक्ट कर पाते हैं। इस पूरी एग्जाम का जो सिलेबस है वो आप किसी भी सब्जेक्ट का उठा लें, वो वही सिलेबस है जो आप डे टू डे रियल लाइफ में यूटिलाइज करते हैं। अगर आप, जैसे मैं मैथ्स एस्पेक्ट में बात करूं, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, CISI हो गया, मतलब वो सारे टॉपिक्स हैं जिसको आप डे टू डे लाइफ में काम में लेते हैं। इसमें एक सिंगल टॉपिक ऐसा नहीं है जिसको आप रेगुलर लाइफ में यूटिलाइज नहीं कर रहे। इन्होंने जो है वो एडवांस मैथ्स नहीं रखी, इन्होंने एडवांस इंग्लिश नहीं रखी, इन्होंने वोकेब्स को हटा दिया। इसलिए क्योंकि वो हमारे रेगुलर लाइफ का पार्ट नहीं है। तो ऐसी कोई चीज नहीं है यहाँ पे जिसको आप अपनी रेगुलर लाइफ में यूटिलाइज नहीं कर रहे। बस फर्क है उस बात को समझने का, चीजों को आपस में कनेक्ट करने का। दूसरा एक एस्पेक्ट इसका, कि अगर हमें किसी के स्किल्स का पता करना हो तो कैसे पता किया जाएगा। तो वो बात पता की जाती है सामने वाला इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करता है। अब क्या होता है कि जैसे कोई एक क्वेश्चन है, अब उसके प्रोसेसिंग के वेज जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, उसको सॉल्व करने के अल्टरनेटिव्स भी बहुत सारे होंगे। और यहाँ इसीलिए इस एग्जाम को जो है वो टाइम बाउंड किया गया, कि हम ये चाहते हैं कि अगर आप सफिशिएंट टाइम दोगे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का 5 मिनट, तो सारे बच्चे सॉल्व कर लेंगे। वो टेस्ट होगा एक नॉलेज का, या सामने वाले बच्चों की जो वो नॉलेज कितनी है, आपने सफिशिएंट टाइम दिया उनको सॉल्व करने के लिए। और उस बेस्ड ऑन नॉलेज आपको ये पता चलेगा कि यार कौन से बच्चे जो उस सब्जेक्ट की नॉलेज है। यहाँ सब्जेक्ट नॉलेज रिक्वायरमेंट नहीं थी, इन्होंने टाइम ही नहीं दिया, आपको 30 सेकेंड्स का दिया। मतलब अब आपको जज करना, चीजों को, इंफॉर्मेशन को फास्ट प्रोसेस करना है, डिसीजन फास्ट लेने हैं, और आपके जो सोचने के वेज होंगे वो बता जाएंगे कि आपके पास वो स्किल्स कितनी है। कोई एक बच्चा एक क्वेश्चन को 5 सेकंड में सॉल्व करता है, कोई 15 लेता है, कोई 30 लेता है, कोई 1 मिनट लेता है। वो उसके बेसिस पे मैं भी क्लियरली इस बात को बता सकता हूँ कि सामने वाले की जो अप्रोच है या जो सोचने के वेज हैं वो क्या है। तो स्किल्स को टेस्ट करने का बिल्कुल तरीका सिंपल है कि हम सामने वाले बच्चे से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करवाएंगे। अब प्रोसेसिंग में वो कितना टाइम लेगा, वो इस बात को डिफाइन करने वाला है कि उसके पास वो स्किल सेट क्या है। हर एक क्वेश्चन अलग स्किल्स को टेस्ट करता है, स्किल्स के अलग अलग पॉइंट्स को टेस्ट करता है कि वो डिसीजन मेकिंग में कितना एक्सपर्ट है, वो रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन में कितना एक्सपर्ट है, वो इंफॉर्मेशन को कितना फास्ट प्रोसेस कर रहा है। तो बाकी जो स्पेसिफिकली कैलकुलेशंस जो आप सुनते हो लास्ट में, वो एक बहुत छोटा पार्ट है, हार्डली वो इस पूरी प्रोसेस का 5% भी कवर नहीं करता। तो आपको जो समझना है यहाँ पे, कि अगर आपके पास वो स्किल्स है, आप इंफॉर्मेशन को बहुत ही यूनिक वे में प्रोसेस करते हो, तो आपको इस एग्जाम को पास होने से कोई नहीं रोकता। ये बहुत सिंपल एग्जाम है, इसमें कोई झंझट नहीं है। और इस एग्जाम को पास करने के लिए आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो हार्डली 2-3 महीने की है। तो उम्मीद करूंगा कि IBPS के कुछ पर्सपेक्टिव आपको समझ आए होंगे। अदर चीजों के लिए हम इन क्लासेज को कंटिन्यू रखेंगे, तो जितने भी आपके पास एस्पेक्ट्स हैं, जो भी आपके मेंटल डाउट्स हैं, वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाने। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।